देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। मैं बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। मैं एक ऑटो चालक हूँ। मैं रिक्शा चलाने का काम करता हूँ। ये वाक्य मेरे साथ आज से 5 साल पहले घटा था। इस किस्से की हकीकत किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख सकती है। मैं अक्सर देर रात तक रिक्शा चलाता था। अपनी रोजी रोटी तो बस इसी पर निर्भर थी। मेरी पत्नी अक्सर मुझे इस बात का हिदायत भी दिया करती थी कि मैं इस तरह अंधेरी रातों में सुनसान सड़कों से गुजरने से बचूं। मेरा काम ही कुछ इस तरह का था कि मुझे अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता था। समस्तीपुर से ठीक सटा हुआ एक इलाका है जिसे बरौनी कहते हैं। बरौनी एक स्टेशन और इलाका दोनों था। देर रात जब यात्री उस स्टेशन पर उतरते थे तब मैं उन्हें उनके स्थान तक पहुंचा देता था। देर रात तक काम करना मेरे लिए इस वजह से फायदेमंद था कि जब मैं देर रात तक वहां पर रुकता तो अच्छी सवारी मिलती थी और पैसे भी अच्छे वसूल हो जाते थे। इसी तरह एक रात की बात है, मैं देर रात 11 बजे के करीब पैसेंजर की तलाश में स्टेशन के बाहर रिक्शा लगाए बैठा था। तभी मैंने देखा दुपट्टे से एक औरत मुंह ढके हुए सीधे मेरे रिक्शे में आकर बैठ गई। मैं उसके इस बर्ताव को ठीक से समझ नहीं पाया। खैर मैंने उससे पूछा, मैडम आपको कहाँ जाना है? तो उसने सीधे चलने का इशारा किया। मैं तो कुछ समझ भी नहीं पाया और वो औरत एक घूंघट में थी। मुझे उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखा था। वो इस तरह रिक्शे में बैठी थी जैसे कि वो कोई पुतला हो। मैंने कहा, मैडम यहाँ से सीधे बजरी रोड जाता है, अगर आप वहाँ जाएंगी तो 500 रुपये लगेंगे। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा शायद ये औरत परेशान होगी या कोई और कारण होगा। फिर मैंने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। अजीब तो मुझे लगा था, पर मैंने रिक्शा स्टार्ट की और बजरी रोड की तरफ सीधे चल पड़ा। रास्ता बेहद सुनसान और पेड़ पौधों से घिरा हुआ था। वो रात शायद अनहरिया रात थी। चांद गायब था और सिर्फ रिक्शे की रोशनी से ही जैसे पूरा रास्ता जगमगा रहा था। मैं अच्छी खासी रफ्तार से रिक्शे को भगा रहा था। मुझे वो औरत जैसे जैसे रास्ता बता रही थी मैं उसी पर चलता जा रहा था। वो कभी मुझे बाएं तो कभी दाएं जाने को कहती। मुझे तो खुद को भी चिंता हो रही थी कि कहीं लौटते वक्त मैं रास्ता न भूल जाऊं। मैं 1 घंटे से उस सुनसान अंधेरी रातों में रिक्शा चलाता रहा, पर अभी तक उस मेम साहब का घर नहीं आया था। मुझे अब थोड़ी बहुत चिढ़न भी हो रही थी। मैं 2-3 बार उस औरत को आवाज़ देते हुए पूछा भी कि उसे अब इससे आगे कहाँ जाना है, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर 2 मिनट बाद उस औरत ने हाथ दिखाते हुए रोकने को कहा। वो औरत रिक्शे से उतरकर रास्ते के बगल वाली झाड़ियों की तरफ जाने लगी थी। मैंने आवाज़ देते हुए कहा, अरे मैम साहब पैसे तो देते जाइए। तो उसने फिर हाथ दिखाते हुए मुझे रुकने का इशारा किया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी रात गए इन झाड़ियों में क्या करने गई है। उस औरत में मुझे तो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। वो औरत उन झाड़ियों के पीछे जाकर एकदम से जैसे गायब हो गई थी। मैं अभी तक बस इसी इंतजार में था कि शायद वो औरत पैसे लेकर आएगी, पर वो अभी तक वापस नहीं लौटी थी। मैं वहाँ पर इसी तरह खड़ा उसका इंतजार करता रहा, पर आधे घंटे बीत गए और घर से भी फ़ोन आने लगे थे और वो औरत अभी तक पैसे लेकर लौटकर नहीं आई थी। मुझे अब थोड़ा अजीब सा अनुभव हो रहा था। एक तो अकेला इंसान और सुनसान सड़क, और तो और वो भी अंधेरी रात। ये माहौल अपने आप में ही बहुत खतरनाक लग रहा था। मुझे अब यहाँ पर और समय तक रुकना सही नहीं लगा। मैं रिक्शे में बैठा और मैंने रिक्शा अभी मोड़ा ही था कि तभी मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं जाने से पहले एक बार उन झाड़ियों में जाकर देखूं कि आखिर वो औरत वहाँ किस तरफ गई है। मेरे मन में उत्सुकता थी, पर यही अब मेरे मौत का कारण बन सकती थी। मैंने रिक्शा बंद किया और उतरकर
उन झाड़ियों के पीछे चला गया तो मैंने पाया कि एक घने जंगल में आ गया हूँ। चारों तरफ घने घने पेड़ थे और दूर दूर तक रोशनी का नामो निशान नहीं था। आधी रात का समय था। मेरे मन में अब कई सवाल थे, जैसे कि वो अकेली औरत आखिर इतनी रात को इस वीरान जंगल में क्या करने आएगी, और तो और इस जंगल में कोई घर होना तो नामुमकिन है। मैं इतना सब सोचकर लौटने ही वाला था कि तभी मैंने किसी औरत के धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ाने की आवाज सुनी। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंक उठा। मैं पीछे मुड़ा तो मैंने पाया कि मेरे से कुछ ही दूरी पर 4 औरतें जो कि सफ़ेद साड़ी में एक गोला बनाकर कुछ बड़बड़ा रही थीं। मेरी हैरानी की सारी हदें अब पार हो गईं। तभी मैं पेड़ों के पीछे छिप गया और इस बार मैं सब कुछ साफ साफ सुन और देख पा रहा था। वो असल में कोई सामान्य औरत नहीं लग रही थी, बल्कि कोई पिशाचनी लग रही थी। और तो और उसके दांत भी बाहर की तरफ निकले थे और उन सब की आवाज़ भी बहुत भारी लग रही थी। वो लोग अभी तक लगातार कुछ बड़बड़ाए जा रहे थे। तभी उनमें से एक औरत बोली, अब हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ, बाहर शिकार हमारा इंतज़ार कर रहा है। और ये शब्द सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने इतना सुना ही था कि डर के मारे मेरे पांव कांपने लगे। अब मुझे सारा माजरा समझ में आ गया था। मैंने तो पहले उन औरतों को कुछ भेड़ बकरियों के टुकड़े खाते हुए देखा और खून से सने मुंह के साथ वो सीधे बाहर निकल आई। मैं भी उस समय उनके पीछे था, क्योंकि पेड़ों के बीच रुककर भी मैं क्या कर लेता। तभी मैंने देखा वो चारों औरतें रिक्शा के अंदर घुसी हैं। उन सब ने रिक्शा के सीट और बाहर के पर्दे अपने दांतों से काट दिए। उन्हें शायद मेरी तलाश थी। मैं उनसे थोड़ा पीछे बड़ी भयानक हालत में सब कुछ देख रहा था। मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तभी अचानक से वो चारों रिक्शे से निकलकर रिक्शे के ठीक अपोजिट में जाने लगी थी। मुझसे अब वहाँ पर एक पल भी रुका नहीं जा रहा था। यही कारण था कि मैं फटाफट रिक्शे में बैठा और रिक्शा स्टार्ट करने लगा। रिक्शा के गनगनाने की आवाज़ से वो चारों पिशाचनी शायद मेरी तरफ आकर्षित हो गईं, पर मैं लगातार रिक्शे को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। एक पल के लिए तो मुझे यकीन ही हो गया था कि अब तो मेरी मौत पक्की है, पर सौभाग्य से उसी समय रिक्शा चालू हो पड़ा। मैं रिक्शा को जितना तेज भगा सकता था उतना तेज भगाया। मैं काफ़ी तेज़ी से उस रास्तों पर अपने रिक्शे को भगा रहा था। मैंने अपने साइड मिरर में देखा तो मेरी परेशानी की सारी हदें पार हो गई थी। तभी मैंने देखा कि वो चारों पिशाचनी तेज रफ्तार से दौड़ते हुए मेरे रिक्शे का पीछा कर रही हैं। तभी उनमें से एक तो सीधी उछलती हुई सीधा रिक्शे के ऊपर आ पहुंची। मैंने फौरन ब्रेक मारा तो वो नीचे गिर गई। उन चारों का रूप रंग और शरीर में अब भारी परिवर्तन देखा जा सकता था। मैं भी खुद को काफ़ी दोष दे रहा था, पर मुझे भी खुद पर तरस आ रहा था कि आखिर किस मुसीबत में आज रात में फंस गया हूँ। रात के 2 बजे इस सुनसान सड़क पर कौन मेरी मदद करता। मुझे इतना तो अब अंदाजा था कि अगर मैं उनके हाथ लग जाता तब जैसा हाल उन्होंने मेरी सीट और पर्दों का किया है, कुछ वैसा ही हाल वो मेरा करेंगी। तभी मैंने भगवान का नाम लिया और रिक्शे को बहुत तेज भगाया, पर मैं पीछे से उनकी गुर्राहट को भी साफ साफ सुन पा रहा था। वो दिन शायद मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन साबित होने वाला था। मैंने रिक्शे को आगे तुरंत मोड़ लिया और फिर मैं बगिया के रास्ते अपने घर पर तेजी से जाने लगा। पर अब इस रास्ते पर अचानक से सब कुछ दिखना बंद हो गया। पर मैं रुका नहीं, बल्कि मैं बढ़ता ही चला गया। बगिया वाले रास्ते पर दूर दूर तक उनकी मौजूदगी कहीं पर नहीं थी। मुझे थोड़ी राहत की सांस मिली और मैं अब सीधे अपने घर पर पहुंचा। और घर पहुंचकर मैंने अपनी पत्नी और मोहल्ले वालों को सारी बातें बताईं। कुछ का कहना था बजरी वाला रोड बहुत घातक माना जाता है। कहते हैं वो इलाका चुड़ैलों और डायन के कैद में है। यही वजह है कि वहाँ आसपास
कोई इंसानी बस्ती मौजूद नहीं है। कहते हैं वहाँ मौजूद वो डायने या काली शक्तियाँ रूप बदलकर अपने शिकार को वहाँ तक लाती हैं और बदकिस्मत इंसान उनके चंगुल में फंस जाता है और वो उन्हें बड़ी दर्दनाक मौत देती हैं। दोस्तों, यह वाकया वाकई दिल दहलाकर रख देने वाला था। इसके बाद मैंने फिर कभी देर रात रिक्शा चलाने की हिमाकत नहीं की और मैं किसी को ये सलाह भी नहीं दूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।